welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of EVS, class 5th, chapter 19th, part 2. A seed tells a farmer story. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it. Press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. So let's start the second part of the chapter. A seed tells a farmer story. पार्ट 1 में हमने ये बताया कि एक सीड भला कैसे बोल सकता है फार्मर्स की स्टोरी। हाँ, जरूर बोल सकता है। एक सीड ही तो बोल सकता है फार्मर्स का स्टोरी, क्योंकि ये सीड और फार्मर्स आपस में जुड़े हुए हैं। एक सीड का ख्याल एक फार्मर्स रखता है और एक फार्मर्स का स्टोरी उसके जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आया ये सीड ही बता सकता है, क्योंकि उसका जनरेशन आफ्टर जनरेशन जैसे ही फार्मर्स का बेटा हो रहा है, सीड का भी तो नया प्लांट आ रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। मोर एंड मोर एक्सपेंसेस, यानी कि मोर एंड मोर एक्सपेंसेस इसका मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा खर्चा बढ़ने लगा। तो कैसे बढ़ने लगा आइए देखते हैं। पहले के जमाने के हिसाब से आपकी दादा परदादा भी बोलते होंगे ना कि हमारे जमाने में कितना कम पैसा चाहिए था, आप लोगों को तो जितना पैसा भी होता है नहीं पुराता है, ऐसा बोलते होंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना, मोर एंड मोर एक्सपेंसेस। तो द नेक्स्ट 20 years saw even more changes। अगले 20 years में तो और भी चेंजेस आने लगा। 20 years तो काफी बड़ा टाइम होता है, तो चेंजेस तो आएंगे ही। अरे 10 years में कितना चेंजेस हो जाता है। आप सोचो, आप जब क्लास 1 में थे, आप जब 10 years पहले, आप तो संसार ही नहीं देखेंगे ना, आप तो अब सिर्फ 10 years के ही हुए हो। ठीक है, आप ये बात याद रखिए, 10 years के बाद कैसे चेंजेस आने लगता है आप जरूर विटनेस कीजिएगा और इस चैप्टर को याद कीजिएगा। विदाउट काउज एंड बफालोज देयर वाज नो काउ डंग। तो फिर हमने इसके पहले पार्ट में पढ़ा कि फार्मिंग में बहुत सारे अपडेट्स आए। कैसे आए? जैसे बाप के बाद जब बेटे ने चार्ज किया, हसमुख जी ने चार्ज किया। पहले दामजी भाई अपना फार्मिंग देखते थे, अब उनके बेटा हसमुख जी देख रहे हैं। तो फिर हसमुख जी जब अपना काम संभाले तो फिर फार्मिंग में उन्होंने कुछ चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए? उन्होंने बुलॉक्स और भैंस की जगह उन्होंने लिया ट्रैक्टर का हेल्प, और फिर पानी के लिए उन्होंने कुछ व्यवस्था किया, इलेक्ट्रिक मोटर पंप का व्यवस्था किया, जिससे कि और भी ज्यादा अच्छा फसल उगने लगा। और वो बहुत बुद्धि खटा लगा के वही सारे फसल उगाए, जिससे कि मार्केट में अच्छा पैसा मिलेगा। तो फिर ये सारे नए टेक्निक उन्होंने अपनाए। तो इसी से क्या हुआ, उनके पास ज्यादा काउज और बफालोज की जरूरत नहीं रही। अगर काउज और बफालोज नहीं रहेंगे तो काउडंग भी नहीं रहेगा ना। तो टू बी यूज, काउडंग की तो बहुत सारा यूज है, टू बी यूज्ड इन द फील्ड्स एज फर्टिलाइजर। उनके डोंग जो है काउडंग हुआ, तो फिर वो फर्टिलाइजर के हिसाब से काम करता था। हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स, तो वो फर्टिलाइजर के लिए वो मार्केट से फर्टिलाइजर बाय करने लगे। द नो काइंड्स ऑफ सीड्स वेयर सच दैट द क्रॉप्स वेर इजीली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट्स। और वो मार्केट से, वो तो अपने पापा की रखे हुए बक्सा में से, वुडन बॉक्स में से सीड नहीं यूज किए, तो फिर वो मार्केट से सीधा अच्छा वाला सीड चुन के खरीद लेते थे, और वो बहुत जल्दी ही हार्मफुल इंसेक्ट से अफेक्टेड हो जाता था, तो उसमें कीड़ा लग जाता था। तो मेडिसिन हैज टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे इंसेक्ट्स। तो फिर ऐसे में हम क्या करते हैं, जब कीड़ा लगने का चांसेस होता है फिर उसमें मेडिसिन डालो, है ना, मेडिसिन डालते हैं। ये देखो ये कैसे मेडिसिन डाल रहे हैं ये भैया, द इंसेक्ट्स। Oh, what a bad smell these had and how expensive they were। ये जो मेडिसिन होता है उसका बहुत बदबू आता है भैया, और ये बहुत महंगा भी होता है। तो फिर इससे हमको तो कुछ फायदा नहीं हुआ ना। हम जितना पैसा बचा रहे हैं, हम प्रगति करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे बोल के, अब तो हमारे सारा खर्चा हो जा रहा है। द कैनाल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स। और कैनाल का पानी जो आता था डैम से आता था, रिवर को डैम बना के डैम से कैनाल पानी आता था। ये फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया। अब ये पानी भी नहीं पूरा था। ऑल द फार्मर्स यूज्ड पंप्स टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड। तो फिर आजकल फार्मर्स लोग क्या व्यवस्था किए हैं कि नीचे से पानी उठाने के लिए मोटर पंप लगा रहे हैं, अपना बोरवेल खोल रखे हैं। टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस लोन्स हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक। तो फिर ट्रैक्टर भी चाहिए, मोटर पंप भी चाहिए, तो उसका हाई इलेक्ट्रिक बिल भी तो होगा।
तो फिर ये सारी खर्चा कैसे मेंटेन करे? तो उसके लिए वो लोग पहले बैंक से लोन उठा लेते थे। तो व्हाट एवर लिटिल प्रॉफिट वॉज मेड वॉज यूज टू रिपे द लोन। और फसल उगाने के बाद और उसको बेचने के बाद फिर वो लोन चुका देते थे। तो सारे तो खर्चा उसी में ही चला जाता था, अब पैसा बचता कहाँ? बट व्हाट वॉज लिटिल प्रॉफिट? एवरीवन वॉज ग्रोइंग कॉटन। जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता था लोग उसके लिए वाज ग्रोइंग कॉटन, कॉटन उगाने से होता था। कॉटन कोई उगाए ना तो अच्छी तरह प्रॉफिट होता है। सो द कॉटन प्राइसेस वर नॉट एज हाई एज बिफोर। इसीलिए सब लोग वही कॉटन उगाने लगे। अरे सब लोग अगर एक ही फसल उगाने लगोगे तो ऑब्वियसली उसका प्राइस तो डाउन हो जाएगा ना। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग सो मेनी केमिकल्स हैड अफेक्टेड द सॉइल सो मच एंड नाउ नथिंग कुड ग्रो वेल देयर। इट वाज इनकमिंग डिफिकल्ट। तो फिर ऐसे में सब लोग वही के वही सिर्फ ही उगाने लगे। तो फिर ऐसे में हमारे मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन के अमाउंट भी कम होने लगता है। एंड इट वाज द अपकमिंग डिफिकल्ट टू अर्न ए लिविंग बाय फार्मिंग एलोन। तो ऐसे में कम मिलने लगा, पैसा भी कम मिलने लगा। तो फिर सिर्फ फार्मिंग से ही हमारा फैमिली रन करना जैसे लोगों को कठिन हो गया। हसमुख टू चेंज्ड विद द टाइम। तो हसमुख जी को जैसे पहले एक मन में एक एंथुसियाज्म था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग अच्छी तरह करेंगे, ज़्यादा पैसा उगाएंगे। अब वो जोश उनका नहीं रहा। अब वो सोचते हैं ये फार्मिंग से भला ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर ही इज ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम। इसीलिए वो टेंशन में रहते हैं कि क्या करें, सिर्फ ये फार्मिंग में ही अपना लिवलीहुड नहीं निकाला जा सकता। तो हिज एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। पापा का ये हाल देख के उनके बेटा भला अब फार्मिंग के लिए कैसा इसका मन लगेगा। उसने सोचा जब पापा ही खुश नहीं है फार्मिंग को लेके तो मैं अब ये शुरू करके क्या करूँगा। इसीलिए उन्होंने परेश जो कि हसमुख भैया का बेटा है वो शुरू कर लिया कुछ दूसरा धंधा। क्या किया? ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर। वो एक ट्रक खरीद लिया और वो ट्रक ड्राइवर बन गया। आफ्टर ऑल द बैंक लोन स्टिल हैड टू बी रिपेड। तो फिर जैसे भी हो बैंक का लोन तो चुकाना ही है। ऑफन परेश डज नॉट कम होम फॉर डेज। और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई भी करना है। परेश ट्रक लेके बहुत दूर दूर जाता है और कई दिनों तक घर भी नहीं आता। एट टाइम्स ही इज अवे फॉर ए वीक। कभी कभी तो एक हफ्ता भी वो बाहर रह जाता है, कई हफ्तों तक रह जाता है। तो 2 days बैक व्हेन ही केम होम परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग। कई दिनों बाद जब 2 दिन पहले परेश घर आया तो फिर वो कुछ ढूंढ रहा था। बा ही आस्क्ड हिज मदर। उसके माँ को उसने कहा कि बा वेयर इज दामजीज वुडन सीड बॉक्स। दामजी का वुडन सीड बॉक्स जो था कहाँ गया? तो फिर ये सुन के बाजरा को क्या लगा होगा, अरे परेश भैया हमको ढूंढ रहे हैं, चलो 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 आज तो हम यूज होने वाले हैं, ऐसा लगा होगा ना, क्योंकि वो कब से वुडन बॉक्स में बंद है। पर देखते हैं क्या होता है। इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रू एंड टूल्स फॉर द ट्रक। पर ऐसा नहीं है। परेश ने कहा अरे वो वुडन बॉक्स कहाँ गया, चलो चलो उसमें जो सीड्स रखे थे दामजी भाई ने रखे थे, तो क्या करने के लिए वो अब उस सारे को अलग अलग करके उसमें रखना चाहता है अपना सामान ट्रक का। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई टोल्ड माई स्टोरी। तो वो ऐसे में बेचारा बाजरा सीट का क्या हाल होगा, उसको तो और भी निराशा आ जाएगा। अरे मुझे तो इस घर में कोई पूछते ही नहीं, ऐसा लगेगा ना। इसीलिए वो अपना दुखद कहानी सुना रहा है। डिस्कस एंड थिंक व्हाट कैन हैपन टू हसमुख्स फार्म आफ्टर सम ईयर्स। तो ऐसे में आपको क्या लगता है हसमुख के फार्म के बारे में आपको क्या दशा दिख रहा है? हमको यही लग रहा है कि ये फार्मिंग बहुत ज़्यादा आगे नहीं चलने वाला है, क्योंकि उनका बेटा जो है ये तो सीड नहीं ढूंढ रहा है या फिर ट्रैक्टर नहीं ढूंढ रहा है, ये तो ढूंढ रहा है ट्रक और उसके सामान। तो दामजी भाई सन हसमुख chose to become a farmer like his father. Hasmukh's son Paresh is not a farmer but a truck driver. Why would he have done so? दामजी भाई के सन हसमुख तो एक फार्मर होने का सोचे जैसे उनके फादर थे, पर हसमुख का सन परेश एक फार्मर होने का नहीं सोच रहा है और वो बन गया एक ट्रक ड्राइवर। ऐसा क्यों हुआ होगा? अब बोलिए
क्योंकि हसमुख अपना फार्मिंग को लेके पहले तो खुश था, पर बाद में उसे लगा कि ये फार्मिंग से कुछ होने वाला नहीं है, उसके साथ साथ मुझे कुछ और चाहिए अपने लिवलीहुड निकालने के लिए। तो फिर पापा का ये हाल देखकर ऑब्वियसली परेश को ये लगेगा कि फार्मिंग में कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, मुझे तो कुछ अलग सा देखना पड़ेगा। इसीलिए उसने अपना लिया ट्रक ड्राइवर बनने का। The seeds were not sure that what this Hasmukh was talking about was really progress. What do you feel? अब ये सारे देखकर सीट को ये श्योर नहीं पाते कि हसमुख भाई जो प्रगति बोल रहे थे, आफ्टर ये प्रगति है क्या? क्योंकि अगर वो जो स्टेप्स अपनाए वो अगर प्रगति था तो उससे तो वो खुश होना चाहिए, पर नहीं, अब तो वो पहले से भी दुखी हो रहे हैं और अपनी बेटा भी वही करना चाहिए जो उनके पापा कर रहे हैं, पर अपनी बेटा ने तो और भी पीछे मोड़ लिया अपनी जमीन से, फील्ड से। तो फिर ये भला कैसा प्रोग्रेस है? हैव देयर बीन एनी चेंजेस नियर योर एरिया व्हिच में भी डिफिकल्ट टू कॉल प्रोग्रेस? तो फिर ऐसे आपके एरिया में भी हुआ है क्या जिसको आप हार्डली बहुत डिफिकल्टली ये प्रगति मानेंगे? व्हाट चेंजेस आर दीज? व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट देम? तो फिर ऐसे ही चेंजेस करो जिससे आपको कंटिन्यूअस खुशी मिले और प्रोग्रेस मिले, आपको उन्नति की ओर ले चले। पर हसमुख भाई ने वो सब किया और बाद में उनको लगा कि ये सफिशिएंट नहीं है, या तो अपनी ज़रूरतें हम कम करेंगे या फिर अपनी तरीका को और इम्प्रूव करेंगे, है ना। तो रीड ए रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर एंड डिस्कस इट। आइए पढ़ते हैं न्यूज़पेपर का ये कटिंग है, क्या बोलता है। फार्मर्स, ये है 18 दिसंबर 2007 की बात, आंध्र प्रदेश की बात। ये एक फार्मर्स का स्टोरी बताता है। फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश हैव बीन सेंट टू जेल not for being able to pay back their loans. They had suffered a big loss in farming. One of the farmers, Nalappa Reddy, had taken a bank loan of 24,000. तो फिर ये बात है आंध्र प्रदेश की। नलप्पा रेड्डी जो एक फार्मर है और वो अपनी फार्मिंग शुरू करने के लिए, फार्मिंग के लिए बैंक से 24,000 लोन लिए थे, पर टू रिपे द लोन, क्योंकि वो लोन नहीं चुका पा रहे थे। इसलिए वो क्यों नहीं चुका पा रहे थे? क्योंकि जो फार्मिंग के उत्पादन होगा उसी को बेच के वो अपना लोन चुकाएंगे, ऐसा सोचे थे। पर फार्मिंग अच्छा हुआ नहीं, क्योंकि ये बारिश का मौसम में कुछ ठीक नहीं है कि बारिश होगा कि नहीं, और ये आजकल की जो सीड्स है उसका कुछ गारंटी नहीं कि उसमें अच्छा फसल आएगा या नहीं। तो फिर ऐसे में उसका फार्मिंग जो है वो लॉस हो गया, तो वो उनको पैसा नहीं मिला। वो भला कैसे बैंक को रिपे करेंगे? और उसी को रिपे करने के लिए वो फिर और एक लोन लिए। कहाँ से? ही हैज टू टेक अनदर लोन फ्रॉम ए प्राइवेट मनी लेंडर एट ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्राइवेट मनी लेंडर से अगर आप पैसे लेंगे तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। तो फिर इवन आफ्टर पेइंग 34,000 रेडी कुड नॉट रिपे द एंटायर लोन। तो ऐसे में वो 34,000 देकर भी वो अपना लोन 24,000 का लोन नहीं चुका पाए। द बैंक सेंड्स फार्मर्स टू जेल टू नॉट पेइंग बैक स्मॉल लोन्स। तो फिर इसी छोटे लोन को वो नहीं दे पाए बोल के बैंक उनको अब जेल भेज दिया है। बट व्हाट अबाउट द बिग बिजनेसमैन? पर बड़े बड़े बिजनेसमैन का क्या होता है? वो लोग तो बहुत बड़े बड़े लोन को भी ऐसे पीछे मोड़ देते हैं और चली जाते हैं बिना देखे। वो तो सही बात नहीं है ना। दे टेक लोन्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज। ये तो सिर्फ 24,000 का ये लोन था, पर बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं? वो करोड़ों का लोन लेते हैं। नथिंग हैपेंस टू देम व्हेन दे डू नॉट रिटर्न द मनी। पर उन लोग के ऊपर इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये बेचारे छोटे कृषक है, फार्मर से बोल के इन लोगों के ऊपर ऐसा, पर जस्टिस सभी के ऊपर समान होना चाहिए। नलप्पा रेड्डी स्टोरी इज शेयर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया हु आर सफरिंग ह्यूज लॉसेस। तो फार्मिंग में जो भी फार्मर्स ऐसे बिग लॉसेस सफर कर रहे हैं, वो उन सारे की दशा ऐसे नलप्पा रेड्डी जैसा ही हो रहा है। ये सिर्फ नलप्पा रेड्डी ही नहीं है, पर हमारे इंडिया में जहाँ पर मौसम का कुछ ठिकाना नहीं, बारिश होगा कि नहीं, ऐसे फार्मिंग में धोखा खा जाते हैं और हमारे कृषक भैया लोगों को परेशानी आ जाता है। द सिचुएशन इज सो बैड दैट मेनी फार्मर्स सी नो वे आउट ऑफ दिस एक्सेप्ट टू कमिट सुसाइड। ऐसे में तो हमारे फार्मर्स लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स 1,50,000 फार्मर्स हैव डाइड जस्ट दिस बिटवीन
like this between 1997 to 2005 और 1997 के बीच, उसी बीच तो 1.5 लाख फार्मर्स ऐसे ही होके अपना जीवन हार लिए हैं. दिस नंबर में भी मच हायर, सिर्फ 1.5 लाख ही नहीं, उससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है. तो फिर ये बहुत दुखद बात है. Project work. What questions come to your mind about farmers and farming? Write some questions in your group and ask a farmer. For example, how many crops do they grow in a year? Which crop needs how much water? तो फिर ये सारी बातें पढ़ के हमको लगता है कि चलो भाई उसका कुछ हल निकालते हैं. तो अभी अगर मन में ऐसा आपके सोच आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पास वाले फार्मर्स भैया लोगों को जाकर ये पूछ सकते हैं कि भैया आप एक बरस में यानी कि 365 डेज में 1 ईयर में आप कितने क्रॉप्स उगाते हैं. अगर वो 2 क्रॉप्स उगाते हैं तो फिर उनको आप बोलिए आप 3 नंबर क्रॉप के लिए भी तैयार रही है. तो फिर व्हिच क्रॉप नीड्स हाउ मच वाटर, और फिर कौन सा सीजन में कौन सा क्रॉप करें, कि अगर समर सीजन में कौन सा क्रॉप के लिए कितना पानी चाहिए. उसी हिसाब से हम थ्रू आउट द ईयर रेनी सीजन में कुछ ऐसा क्रॉप रखेंगे जिसके ज़्यादा पानी चाहिए, समर सीजन में कुछ ऐसा क्रॉप रखेंगे जिसको कम पानी चाहिए. तो फिर हमें ये सब बात का हिसाब किताब करके अगर हम करें तो जरूर सक्सेसफुल होंगे. विजिट ए फार्म नियर योर एरिया, ऑब्जर्व एंड टॉक टू द पीपल. तो फिर ऐसे एक एरिया आप जाइए और लोगों के साथ बातचीत करके इसका समाधान निकालिए. रीड द रिपोर्ट ऑन पेज 180 बाई ए ग्रुप ऑफ क्लास 5th स्टूडेंट्स हु वांट टू विजिट भास्कर भाई's फार्म. तो फिर कुछ बच्चों ने, क्लास 5 के बच्चों ने भास्कर भाई's फार्म को गए और उन्होंने क्या क्या देखा. चलिए देखते हैं अगले पेज में. भास्कर भाई's फार्म, डेवरी विलेज, गुजरात. ये बात है गुजरात की डेहरी विलेज की. भास्कर भाई के फार्म में क्या क्या हुआ था. एज वी एंटर्ड हिज फार्म वी वर सरप्राइज्ड. There were dead leaves, wild plants and grass everywhere. Some of these tree branches seemed so dry. तो फिर as if eaten by insect. तो फिर जब भास्कर भाई के फार्म को ये बच्चों ने एंटर किया, वो उनको देख के ताज्जुब हो गया. अरे ऐसे डेड सूखा पत्ता ऐसे क्यों पड़ा है, और बहुत सारे वाइट प्लांट्स भी वहाँ पर है, और अलग अलग जगह पर ग्रास भी उगे हुए हैं. ये तो ऑर्गेनाइज्ड मैनर्स में नहीं है. कुछ ऐसा लगता है ना सुन के. तो और कुछ सूखा डाल भी वहाँ पर पड़ा हुआ था जैसे कि उसमें कीड़े खा गए हैं. और एट प्लेसेस वी सॉ सम प्लांट्स विथ कलरफुल लीव्स. पर उन्होंने देखे कि कुछ जगह पर ऐसे कुछ पौधे हैं जिनके बहुत सुंदर सुंदर पत्ता है. व्हाई दिस, अरे ये क्यों, भास्कर भाई पूछे. बोले कि अरे ये क्रोटन प्लांट्स है. क्रोटन प्लांट्स आपको पता है, उसके पत्ता जो है बहुत सुंदर होता है. आपको लगेगा जैसे फूल की जरूरत ही नहीं है, वो पत्ता इतना सुंदर होता है. तो वो क्रोटन प्लांट क्यों लगाए थे. which gives him a signal when the soil becomes dry. ये क्रोटन प्लांट जो है ये यही सिग्नल देता है कि कौन सा जगह ड्राई हो रहा है. कौन सा जगह ड्राई हो रहा है कैसे ये देता है. We are surprised how, अरे ये क्रोटन वाला कैसे पता लगाता है. He explained that the roots of the croton do not go deep in the ground, so when the top layer of the soil becomes dry, the croton leaves bend and becomes lean. This signal tells भास्कर भाई which part of the farm needs to be water. तो फिर क्रोटन पौधा का एक स्पेशलिटी है, उसका जो जड़ है वो ज़्यादा डीप नहीं आता और ऊपर ऊपर रहता है, टॉप सॉइल में रहता है. तो फिर वो अगर मुरझा जाए, उसका पत्ता मुरझा जाए, इसका मतलब है टॉप सॉइल ड्राई होने लगा. कितना अच्छा तरीका है ना. इसीलिए वो क्रोटन गच उगाए थे. We found the soil soft and crumbly. उन्होंने देखा सॉइल सॉफ्ट है और क्रम्बली है. We could see all coconut trees full of fresh coconuts. We thought we must be using some special fertilizers. He must be using some special fertilizers. उन्होंने देखी कि बहुत बड़ी बड़ी कोकोनट ट्री है. अरे इसमें तो फ्रेश कोकोनट्स में भरा हुआ है, और सबको लगा कि उसमें तो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाले होंगे. पर भास्कर भाई ने कहा He doesn't buy fertilizers made in factory. अरे वो तो फैक्ट्री का फर्टिलाइजर खरीदते ही नहीं है. तो his soil is fertile because of all the dried leaves which slowly rot and mix with it. उन्होंने कहा अरे ये ड्राई लीव्स जो है ना यही इसमें पच जाता है और ये मिट्टी में मिल जाता है. तो he dug the soil a little and told us to look. तो फिर उन्होंने कहा आप थोड़ा मिट्टी को ऐसे निकाल के तो देखिए, थोड़ा अंदर खोल के देखिए. We saw thousands of earthworms. अरे हमने जब खोला तो फिर हमने देखा कि केचुआ है इसमें, earthworms. These are my soil's best friend, he said.
The earthworms soften the soil as they keep digging underneath to make tunnels. The way air and water can easily get into the soil. The earthworm also eat the dead leaves and plants and their droppings fertilize the soil. तो फिर ये earthworm का बहुत अच्छा खूबी है. क्या क्या है देखो, ये क्या करता है, सॉइल को सॉफ्ट करता है. कैसे, ये अंदर अंदर खुलता चलता है, टनल खुलता चलता है. तो फिर उसी के हिसाब से एयर और वाटर सारे मिट्टी में प्रवेश करने के लिए इजी हो जाता है. और जो अर्थवर्म डेड लीव्स को खा भी जाता है और उसकी जो टट्टी छोड़ जाता है वो तो सॉइल को फर्टाइल कर देता है. ऐसे में ये है ना बहुत काम का चीज, अपना सफाया भी हो गया और अपना सॉइल फर्टाइल भी हो गया. प्रवीण टोल्ड अस अबाउट द अंकल इन द सिटी. प्रवीण भी अपने सिटी में रहने वाले अंकल के बारे में बताया. हु हैड डॉग ए पिट इन हिज गार्डन. अगर आप सिटी में भी है तो ये काम कर सकते हैं अब अपनी गार्डन में, जैसे प्रवीण के अंकल जी ने किए हैं. एक से एक बड़ा सा गड्ढा खोल सकते हैं. ही पुट्स ड्राइड लीव्स इन द पिट. और पिट में वो सूखा पत्ता दे देते हैं along with all the किचन वेस्ट भी दे देते हैं. पिल्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी दे देते हैं. लेफ्ट ओवर फूड भी दे देते हैं. ही ऑल्सो हैज अर्थवर्म इन द पिट. और उसमें कुछ अर्थवर्म भी छोड़ देते हैं. दे टर्न द वेस्ट इनटू कंपोस्ट. तो फिर ये सारे बाद में कंपोस्ट में टर्न हो जाते हैं जो कि नेचुरल फर्टिलाइजर है. सो हिज अंकल गेट्स गुड फर्टिलाइजर विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी. और ऐसे में आपको बिना कुछ खर्च किए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर मिल जाएगा. वी ऑल हैड सम फ्रेश कोकोनट फ्रॉम द फार्म, दे वर रियली टेस्टी. तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया, वो कुछ कोकोनट खाए जो कि बहुत ही टेस्टी था. वी ऑल्सो लर्न सो मच अबाउट ए न्यू वे ऑफ फार्मिंग. और उसी हिसाब से कैसे हम मॉडर्न टेक्निक से फर्टिलाइजर मार्केट से नहीं खरीद के मैनेज कर पाएंगे, ये बात भी उन्होंने सीखे. कितनी अच्छी बात है. अब आप भी अपने घर में ऐसा करोगे, ठीक है. जर्नी ऑफ ए बाजरा सीड फ्रॉम ए सीड टू ए प्लेट. व्हाट कैन यू सी इन ईच पिक्चर ऑफ द नेक्स्ट पेज. तो फिर एक बाजरा सीड का जर्नी क्या होता है कि वो फील्ड से उगाया जाता है, फिर उसके साथ क्या क्या होता है ताकि वो खाना बन के चपाती बन के आपकी प्लेट तक आता है. देखिए उसका वो जर्नी कैसा रहता है. व्हाट कैन यू सी इन ईच पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज. तो फिर इसके बारे में नेक्स्ट पेज में अच्छी तरह बताया गया है. इन पिक्चर 2 यू कैन सी द बाजरा कप्स इन द मोटार और ओखली यूज्ड फॉर क्रशिंग. द कप्स आर क्रश्ड विद ए पेसल. पिक्चर 2 में देखा गया है, मैं आपको फिर एक बार दिखा दूंगी, पहले हम पढ़ लेते हैं. पिक्चर 2 में ये देखा गया है ओखली में कि उसको कॉफ के साथ, उसका कवर के साथ, जिस कवर के अंदर सारी बाजरे का सीड्स होते हैं वो सबको पहले ऐसे क्रश किया जाता है ओखली में. द कप्स आर क्रश्ड विथ ए पेसल. तो उसको कैसे किया जाता है, मोसली में या फिर पेसल में, मोटार पेसल सुने हैं ना, उसमें क्रश किया जाता है. एंड द सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कप्स. ऐसे में सारे सीड्स निकाल आता है. यू कैन सी द सेपरेटेड सीड्स इन द पिक्चर 3. तो पिक्चर 3 में सेपरेटेड सीड्स है. नाउ दिस वर्क इज डन बाय बिग मशीन. अब ये सारे काम बिग मशीन जैसे थ्रेशर के द्वारा किया जा रहा है. थ्रेशर का काम क्या है, ये बीज को अपनी चाफ से अलग करता है. वी कॉल बोथ दीज एज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. ये दोनों को हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं. यूजिंग आवर हैंड्स और बिग मशीन्स टू क्रॉस द सीड्स. तो फिर ये सारे काम करने के लिए आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी मशीन्स यूज हो रहा है. What technology could have been using to cut the stem in picture 1. तो फिर कौन सा टेक्नोलॉजी, ये कफ को पहले अपनी ट्री से अलग करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता होगा. मेरे हिसाब से वो हार्वेस्टर होगा. What do you think is being done in the grinder in picture 4. तो फिर what which technologies would have, देखिए नेक्स्ट पेज में बहुत सारी बातें हमको बताया गया है. यह है पिक्चर 1, जिससे कि उसका कॉब के साथ उसको ट्री से अलग किया जा रहा है. पिक्चर 2 में देख पा रहे हैं, ये है ओखली. कॉफ को क्रशिंग किया जा रहा है. हाँ, तो कॉफ को जब क्रशिंग किया जाएगा उसमें से निकलेगा बीज, बाजरा का बीज. और पिक्चर 3 देख रहे हैं, पिक्चर 3 में एक थाली में रखा गया है ना, ये है बाजरा सीड. तो फिर
क्रशिंग के बाद ऐसे ही बाजरा सीड निकलेगा। और ये सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप पाने के लिए, थर्ड स्टेज पाने के लिए बाजरे का सीड आजकल मशीन यूज किया जा रहा है। तो फिर ऐसे में बीन यूज टू डू द वर्क शोन इन पिक्चर 5 and 6। यू कैन सी दैट। तो पिक्चर 5 और 6 में आप देख पा रहे हैं, उसका पिक्चर 4 में क्या किया जा रहा है, चक्की में उसको पीस रहे हैं। तो फिर ये भी मशीन से जैसे आटा बनाते हैं ऐसे हम पीस पाएंगे। और पिक्चर 5 में हमको आटा मिला है, बाजरे का आटा। तो फिर ये बाजरे के आटे के साथ गूंद के हमने बना लिया एक डो। पिक्चर 6 में आप देख रहे हैं डो बना है। तो इन पिक्चर 6 डो इज रेडी। व्हेन डू यू थिंक ए sieve वुड हैव बीन यूज्ड। तो फिर sieve कहाँ पर यूज किया गया होगा। तो फिर जब पाँच फिगर 5 देखा गया है, इससे हम जब डो बनाते हैं इसी टाइम इसको थोड़ा सीविंग कर लेते हैं, है ना, कि ताकि अगर कोई कोर्स पार्टिकल है, फाइन पार्टिकल नहीं है, तो फिर उसको हम थोड़ा सीविंग कर लेते हैं, छन्नी जिसे बोलते हैं। डिस्कस ईच स्टेप इन डिटेल इन एनी लैंग्वेज यू विश टू यूज। तो फिर ये इतने सारे स्टेप्स है। पहले तो कॉप को, पिक्चर नंबर 1 को देखिए। पिक्चर नंबर 1 कॉप को अलग किया जाता है ट्री से। सेकेंड उसको चॉपिंग किया जाता है। फिर थर्ड में हमको सीड मिल गया। 4 नंबर हमको आटा मिलने के लिए चक्की में पीसते हैं। फिर 5 नंबर उसको फिर हम छन्नी में चढ़ के 6 नंबर डा बनाते हैं। फिर इसके बाद उसको फ्लैट करके अच्छी तरह गूंदने के बाद फिर 8 नंबर में उसको चपाती बना के 9 नंबर में हम खाते हैं। तो फिर इतने सारे स्टेप्स होता है। जब आपको ये सारे बात पता चलेगा कि आपको वो बाजरे का रोटी का टुकड़ा और छोड़ने के लिए या फिर वेस्ट करने के लिए मन करेगा, बिल्कुल भी नहीं। एक एक बाइट मैटर करता है। हमको पता चल गया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी मेहनत से बनता है। व्हाट वी हैव लर्नड, देयर हैव बीन मेनी चेंजेस ओवर टाइम इन आवर फूड। व्हाट कैन दिस मीन। तो हमारे फूड में बहुत सारे चेंजेस आया है। क्या चेंजेस आए, जैसे खेतों में बनता था और अभी घर में बन रहा है। फ्रेश वेजिटेबल्स बनता था और वो जो वेजिटेबल का टेस्ट था आज नहीं रहा, क्योंकि सीड चेंज हो गया है। तो फिर ये सारे चेंजेस है हमारे फूड में। यूज द सीड स्टोरी एंड व्हाट यू नो फ्रॉम योर एल्डर्स टू एक्सप्लेन। तो फिर ये सारे सीड स्टोरी को आप जान के रखिए और अपनी एल्डर्स को भी पूछिए और कहानी के बारे में। व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द फार्मर्स वर टू यूज ओनली वन काइंड ऑफ सीड एंड ग्रो ओनली वन काइंड ऑफ क्रॉप। अरे कैसा होगा, आप जरा सोचिए तो। अगर सारे फार्मर्स एक ही प्रकार का सीड यूज करेंगे और एक ही प्रकार का क्रॉप उगाएंगे तो हम सब बोर हो जाएंगे ना एक ही टेस्ट से, भले ही उससे जितना भी पैसा मिले। पर हम तो टेस्ट से बोर हो जाएंगे और हमारी बॉडी भी बोर हो जाएगा, क्योंकि एक ही टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। हमको चाहिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट और न्यूट्रिशन, और इसी के लिए हमें करना पड़ेगा सो मेनी टेक केयर। सो आज से हम ये बात तो जरूर जाने कि अब हम खाना नहीं छोड़ेंगे हमारे प्लेट में, हम उसका बराबर का सम्मान करेंगे। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। होप यू एंजॉयड माय टीचिंग। थैंक यू। With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.